आज हम जनसंचार के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं जनसंचार कहते किसे। किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद या सूचना प्रदान करना जनसंचार कहलाता है। अब आप कहोगे मैम किस तरीके से जनसंचार किया जाता है? इंग्लिश में इसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। तकनीक क्या है? जैसे हमारा टीवी, रेडियो, ये हमारी तकनीक है, ये हमारे यंत्र हैं। और समाचार पत्र, इनके माध्यम से हम एक बड़े समूह को सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार। अब जनसंचार का कार्य क्या है? सबसे पहले तो यही होगा ना कि हमें जनसंचार के कार्य जानने पड़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा कि किसी तकनीक यानी कि किसी यंत्र या किसी तकनीक के माध्यम से एक बड़े समूह को एक साथ सूचना प्रदान करना जनसंचार कहलाता है। जैसे उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जैसे टीवी पर हम समाचार सुनते हैं और देखते हैं, तो क्या होता है कि जो समाचार आप सुन रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि आप ही सुन रहे हैं केवल। भारत के कोने कोने में बैठा व्यक्ति सुन रहा होता है उस सूचनाओं को। तो वो क्या है, एक बार में बहुत सारे लोगों को जानकारी देना जनसंचार कहलाता है। अब जानेंगे कि जनसंचार का कार्य क्या है। जनसंचार का क्या कार्य है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। जनसंचार का कार्य क्या है? सूचना देना। सबसे पहले आपको सूचना प्रदान करना, शिक्षित करना। जैसे कि आजकल हम भी जनसंचार के माध्यम से ही शिक्षित हो रहे हैं। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये हमारा एक माध्यम है। हमारा माध्यम क्या है? इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम बड़े समूह मतलब आपकी पूरी कक्षा को और दूसरे बच्चों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। निगरानी करना, सरकार के कार्यों को हमें कैसे पता चलता है कि सरकार क्या क्या कार्य कर रही है? तो हम जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही तो जान पाते हैं कि क्या क्या कार्य हो रहा है। एजेंडा तय करना, मतलब उनको क्या कार्य करना है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अगला आता है कि जनसंचार का जो माध्यम है वो कितने प्रकार के होते हैं। मतलब हमारे जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप कह रहे थे कि हम तकनीक के माध्यम से जानकारियाँ प्रदान करते हैं या सूचनाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? यानी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रिंट मतलब छपा हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से चले। तो प्रिंट माध्यम जो है हमारे समाचार पत्र, किताबें, मैगज़ीन, ये हमारा प्रिंट माध्यम के अंदर आता है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर हमारा टीवी, रेडियो और इंटरनेट आता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट माध्यम की खूबियाँ जान लेते हैं और प्रिंट माध्यम के बारे में जान लेते हैं कि प्रिंट माध्यम होता क्या है और कैसे इसका शुरुआत हुई। मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। ये बोला जाता है कि जो छपने का कार्य जो था वो चीन से हुआ, लेकिन असल में छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। छापे खाने का आविष्कार। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं क्या हैं? प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है, मतलब जो छपा हुआ होगा उसे बार बार बदला नहीं जा सकता। प्रिंट माध्यमों का उपयोग पढ़े लिखे लोग करते हैं, मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होगा वो ही छपे हुई चीज़ों को पढ़ पाएगा। प्रिंट इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप अपनी किताब एक बार आपने पढ़ ली, थोड़ी देर बाद आप अपनी किताब को दोबारा पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से समाचार पत्र को एक बार पढ़ने के बाद हम दोबारा पढ़ सकते हैं। इसे लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब आप इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं अपनी जानकारी को बरकरार रखने के लिए। जैसे कई लोगों को शौक़ होता है कि वो समाचार पत्रों को इकट्ठा कर कर रखते हैं और जब उनका मन करता है तो वो कभी भी उसको सूचना एकत्रित कर सकते हैं। सस्ता माध्यम है, आसानी से प्राप्त हो जाता है ये। प्रिंट माध्यमों की कमियां क्या हैं? निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं, मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसके लिए वो ये किसी काम का नहीं है। इसमें तुरंत घटी घटनाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब जो तुरंत घटी, जो अभी अभी घटित हुई हैं घटनाएं, उसको हम
समाचार पत्र में या प्रिंट माध्यम से नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको एक दिन का, एक रात का, 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। पाठकों की रुचि व जागरूकता का ध्यान रखना पड़ता है। आपको पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़रूरतें कैसी? मान लो किसी को समाचार पत्र के अंदर कार्टून को होना बहुत पसंद है, तो किसी पाठक को उसमें आने वाली मेन हेडलाइन पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, तो उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तो 3 पार्ट्स हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट। लेकिन कुछ मेन चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की विशेषताएं हैं। वो कैसे? यह श्रव्य व दृश्य माध्यम दोनों हो सकते हैं। मतलब ये श्रव्य और दृश्य, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। जैसे रेडियो श्रव्य माध्यम है और टीवी श्रव्य व दृश्य माध्यम है। अनपढ़ व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं इसका। मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो देखकर व सुनकर सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। तुरंत घटित घटनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो घटना घटी उसे तुरंत आप ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर समाचार में देख सकते हैं। टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर आप तुरंत देखेंगे। अगर कहीं भूकंप आया है तो तुरंत आ जाएगा ब्रेकिंग न्यूज़ में, भूकंप इतनी तीव्रता से आया। कमियां क्या हैं? इसे दोबारा नहीं देखा व सुना जा सकता। मतलब एक बार आपने इसे देख लिया तो दोबारा आप उसको तुरंत रिपीट नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन इस सुविधा को लाने में थोड़ा कष्ट होता है। यह महंगा माध्यम है, थोड़ा महंगा आता है। टीवी, रेडियो आजकल जो है वो अपनी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं, उसको बोला गया। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। फ़ोन को तो आप, मोबाइल फ़ोन को, इंटरनेट को तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन टीवी को आप उठाकर कहीं नहीं ले जा सकते। इंटरनेट के लिए भी आपको कोई ना कोई माध्यम, यानी कि कोई ना कोई, जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर, इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये चीज़ों में इनकी परेशानियाँ होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट, जो प्रश्न बनते हैं हमारी पेपर में, जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि रेडियो की खूबियाँ बताइए, या टीवी की खूबियाँ बताइए, इंटरनेट की खूबियाँ बताइए, तो ये पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि किस तरीके से प्रश्न बनेगा। रेडियो की खूबियाँ व कमियाँ बताइए, टीवी की कमियाँ व खूबियाँ बताइए, पहले पढ़ लेते हैं। लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहला है हमारा प्रिंट, छपाई के कारण शब्दों में स्थायित्व होता है। कमियाँ क्या हैं? निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है। रुचि एवं इच्छानुसार समय मिलने पर पढ़ना, घटना की तत्कालिक जानकारी ना मिल पाना, संदर्भ की तरह प्रयोग करना, स्पेस का ध्यान रखना होता है। पढ़ते समय सोचने समझने के लिए अपनी सुविधा अनुसार आज़ादी, छपी हुई त्रुटियों का निराकरण नहीं। तो इस तरीके से हमने जाना कि प्रिंट में क्या कमियां और खूबियां हो सकती हैं। उसी तरीके से हमारा टेलीविज़न की खूबियां और कमियां भी जान लेते हैं। टेलीविज़न को देखा व सुनना दोनों जा सकता है। सजीव प्रसारण होता है, मतलब देखा जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ की व्यवस्था होती है। एक आकर्षक माध्यम है। कम से कम शब्दों में अधिकतर खबरों को पहुंचाने में सामर्थ्य होता है टीवी के लिए। दूसरा होता है, इसकी कमियां क्या हैं? बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। विज्ञापनों को अधिकता दी जाती है। निष्पक्षता संदिग्ध होती है, मतलब पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होते। अत्यधिक बाज़ारोन्मुख होते हैं, मतलब इसमें आकर्षक दिखाने के लिए बाज़ारों का जो विज्ञापन का सहारा ज़्यादा लेता है। मानक एवं शिष्ट भाषा का अभाव होता है, मतलब इसमें हर तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि कठिन
भाषा का इस्तेमाल इसमें हो जाता है। उसी तरीके से हमारा आया रेडियो, इसकी खूबियाँ क्या हैं? कहीं भी सुना जा सकता है, शब्दों का माध्यम है, उल्टा पिरामिड शैली समाचार इसमें इस्तेमाल किया जाता है, साक्षर व निरक्षर सभी के लिए समान रूप से उपयोग होता है। रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, मतलब श्रोता जो सुनने वाले हैं वो ही संचालित करते हैं। और कमियां क्या है? विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता, ये तुरंत कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार चलता ही रहता है। एक रेखीय माध्यम है, एक रेखा होती है इसकी, मतलब एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग ये चलता ही रहता है। समाचार के समय का इंतज़ार करना पड़ता है, शेड्यूल होता है। जिस तरीके से हम पढ़ने के लिए आजकल आपका टाइम टेबल दिया गया ना, हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या है, एक समय दिया जाता है जिसके अनुसार कार्य होता है। कम आकर्षक है क्योंकि ये देखा नहीं जा सकता, तो ये कम आकर्षक है। श्रोताओं को बांध कर रखना प्रसारण कार्यकर्ताओं के लिए कठिन होता है, मतलब श्रोताओं को आप बांध कर नहीं रख सकते। अगर श्रोताओं चाहे तो वो अपने हिसाब से कुछ और भी सुन सकते हैं।